वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर वेरी वेल। नाउ टुडे आई एम डिस्कस विद रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स। रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स मतलब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों ने जितना भी रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक की जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, आई थिंक टोटल 6 वीडियो आप लोगों ने देखी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लेके ह्यूमन आई तक के 6 वीडियोस के बारे में जो भी आप लोगों ने देखा है, अब हम लोग इन सिंगल वीडियोस में सबको रिवाइंड करवाएंगे। आई थिंक रिमाइंड कराएंगे कौन कौन से टॉपिक थे और कौन कौन से हम लोगों को पढ़ना रह गया है, या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो क्विक रिविजन, आई थिंक सिर्फ उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन ही होगा, क्या टॉपिक था और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको पढ़ने के लिए आप लोग फुल वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले रे ऑप्टिक्स का रिवीजन मेरा टॉपिक है, क्विक रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अगर देखें तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है आई थिंक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा आता है आई थिंक जो टॉपिक थर्ड है हमारा वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कराते हैं और लेंसेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। टॉपिक 4 आई थिंक जो चैप्टर 4 है रे ऑप्टिक्स का वो होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन कराते हैं प्रिज्म के थ्रू और डिस्पर्जन कराते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, जो कि प्रिज्म के थ्रू होता है। अब जो लास्ट है आई थिंक रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट टॉपिक आता है ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई थिंक हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बारे में भी स्टडी नहीं की, जो कि आगे करेंगे। लेकिन जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड देयर विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, रेंज, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसके बारे में हम लोग जो है आज रिवीजन करने वाले हैं। और शुरुआत से लेके आखिर तक की जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। आई थिंक इस वीडियो से हमें याद आ जाएगा कि कौन सी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी कंफर्म नहीं पढ़ी हैं। और चलिए पढ़ के आते हैं। सो स्टार्ट। फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बिना लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस एंड सेंड बैक इन अदर डायरेक्शन सेम मीडियम। अगर कोई लाइट आई किसी सरफेस पे फॉल हुई और वो सेंड बैक आई थिंक कि लौट चली गई उसी मीडियम में डायरेक्शन चेंज करके, तो वो जो प्रोसेस होगी सेंड बैक की वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए चलिए बात करते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर हम लोग ले लें या कोई प्लेन सरफेस ले लें। प्लेन मिरर की बात करें तो मिरर में क्या होता है, पीछे पॉलिश होती है जिससे वो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, आई थिंक क्रॉस नहीं करेगी। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है तो लाइट आएगी तो ये इधर आएगी नहीं, इसका मतलब क्या है, सेंड कर देगी लाइट। अगर कोई लाइट रे आती है और किसी सरफेस पे फॉल होती है, जो लाइट रे आती है आई थिंक जो भी रेखा आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे फॉल करती है सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आफ्टर फॉलिंग वो क्या होती है, सेंड बैक हो जाती है। जो सेंड बैक की लाइट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होकर रे वापस चली गई, सेंड बैक हो गई। और जिस पॉइंट पे ये हो रहा होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या फिर बोलते हैं ओरिजिन। अब ये वाले प्लेन से हम लोग एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेन। तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ले लिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इफ एनी रे फॉल ऑन सरफेस एंड सेंड बैक इन अदर डायरेक्शन सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। रिफ्लेक्टेड रे से जो नॉर्मल एंगल बनाता है आई थिंक वो होता है एंगल आर। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन लाई ऑन द सेम पॉइंट सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, 3 लाइन, तीनों लाइन जो होती हैं वो कहां पे लाई करती है, सेम पॉइंट सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे लाई करती है और एक ही प्लेन पे लाई करती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड लॉ, बिकॉज इसके 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ तो हो गया कि तीनों जो लाइन होती हैं आई थिंक तीनों जो रे होती हैं वो एक ही पॉइंट पे क्या मीट करती हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड की बात करें, इंसिडेंट रे is always equal to the reflected ray. Incident ray is always equal to the reflected ray मतलब क्या है, जितनी एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उतनी ही एंगल पे वो सेंड बैक हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने सुपर 30 में देखा होगा, आई थिंक ऋतिक रोशन के जो उसमें जो बच्चे होते हैं, मुन्नी, वो क्या करती है कि बोलती है तो आवाज कहीं और से सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है? मीडियम तो सेम है, आई थिंक वही एयर का मीडियम था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बोलती कहीं और से है, आवाज कहीं और से सुनाई होती है। तो मतलब उसमें क्या दिखाया गया है कि जितने एंगल पे वो बोल रही है उतने ही एंगल पे दूसरी तरफ से मीडियम चेंज करके, सॉरी मीडियम सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज करके जो आवाज आती है दूसरे एंगल पे, वो क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड लॉ को फॉलो करती है। सेकंड हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो हम लोग स्फेरिकल मिरर जानते हैं, हॉलो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, जो कि अगर हम लोग देखें तो एक हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है? खोखला गोला, ये है। इसका कोई एक पार्ट ले लीजिए, आई थिंक ये पार्ट ले लिया, बाकी पार्ट हम क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। क्लियर है? विच वन साइड रेड ऑक्साइड पॉलिश्ड एंड अदर साइड सिल्वर कोटेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक क्या होता है? रेड ऑक्साइड सिल्वर कोटेड पॉलिश कर देते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है? लाइट आके पड़ेगी और फिर वापस चली जाएगी, वो क्रॉस नहीं करेगी, बिकॉज ये मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता उसको बोलते हैं मिरर। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पे क्या ले लिया हम लोगों ने? एक ये ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इसके सेंटर से होती है, उस सेंटर से होती हुई लाइन जाती है। ये जो होता है उसका बोलते हैं पोल। क्लियर? हमेशा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब चलिए इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप कितने होते हैं? मोस्टली 3 होते हैं, लेकिन 2 हम लोग की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कॉनकेव, सेकेंड कॉन्वेक्स, और थर्ड होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में अगर बात करें तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, आई थिंक बहुत दूर तक जाती है। कितना देख सकते हैं वो कुछ क्लियर नहीं होता है। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कॉनकेव की बात करें तो कोई ऐसा प्लेन मिरर, सॉरी कोई ऐसा मिरर जो लेफ्ट साइड ओपन होगा, आई थिंक जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड ओपन होगा, वो मिरर क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। मान लिया कि कोई ऐसा मिरर लिया, पीछे पॉलिश कर दी रेड ऑक्साइड की, और ये सिल्वर कोटेड है, ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इस गोले को हम लोग कंप्लीट करें लाइक दिस, अगर इस गोले को कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई थिंक इस स्फीयर का पूरा सेंटर कहां पे आएगा? इस साइड आएगा। ये इसके लेफ्ट साइड आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड ओपन होता है ये सर्कल, आई थिंक ये स्फीयर, तो वो मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर। चलिए सेकंड एंड थर्ड मिरर की बात करते हैं। थर्ड मिरर क्या है? कॉन्वेक्स। कोई ऐसा मिरर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई थिंक जिसका सेंटर किधर, किस साइड ओपन होगा? राइट साइड। मान लिया कि हम लोगों ने कोई एक ऐसा लिया, पॉलिश कर दी सिल्वर कोटेड, जो कि मिरर बन गया ये। अगर इस पूरे गोले को कंप्लीट करेंगे तो ये किस साइड आ जाएगा? आई थिंक कि राइट साइड आ जाएगा, जहां पे इसका पोल था, पोल के राइट साइड पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। जो आएगा राइट साइड होगा तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए एक बार हम फिर से आपको याद दिलाते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फर्क क्या होता है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट साइड होती है, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड होता है। कॉनकेव मिरर हमेशा लेफ्ट साइड ओपन होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा राइट साइड ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सम डेफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आई थिंक ये स्फेरिकल मिरर लेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स, जो कि कुछ पॉइंट है, वो क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉनकेव ले लिया फॉर एग्जांपल। अगर इसके सेंटर से जो लाइन जाती है, जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल, जो सेंटर से लाइन जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस गोले को पूरा कंप्लीट करेंगे, आई थिंक ये जो स्फीयर है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आई थिंक इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, जो सेंटर होगा उसका वो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो हाफ डिस्टेंस होती है, आई थिंक इन दोनों के बीच की जो हाफ डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस एफ। क्लियर? फर्स्ट जो मिड पॉइंट होता है मिरर का वो होता है पोल। पूरे स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है, आई थिंक जो सेंटर होता है सर्कल का, वो स्फीयर का वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो मिड डिस्टेंस होती है, आई थिंक हाफ डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। प्रिंसिपल फोकस और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ।
तो चलिए हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। पहले टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ा पोल। ये कौन सा है, सम डेफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो कुछ डेफिनेशंस निकल के आ रही हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोल। फिर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस। फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस। वन बाय वन अभी हम सबको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इसलिए हम बता भी रहे हैं। फिफ्थ की अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सिक्स पॉइंट जो आता है वो है फोकल लेंथ। और एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं अपर्चर। देखिए चलिए फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हम लोगों का, पोल। द मिड ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो भी मिरर का मिड पॉइंट होगा, आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है वो उसको क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, मिड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, हाफ डिस्टेंस, मतलब इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, आई थिंक मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो दोज लाइन which meet to center of curvature, principal focus and pole which extend both sides, जिसको हम दोनों साइड बढ़ा भी सकते हैं और जो कहां से मिलती हुई जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल से मिलती हुई जाती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, distance between principal focus and pole, this known as principal focal length। aperture, the curve of the mirror is called aperture। तो कर्व होता है आई थिंक जो इसका घुमाव होता है, या फिर ये बोले पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। चलिए इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं जो कि क्या है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ मतलब क्या है, हम आर का मतलब बता चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड एफ, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता क्या है। तो पहली बात तो कौन से मिरर के लिए, दो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है कॉनकेव मिरर, सेकंड आता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के लिए बात करें तो उसका फिगर अलग बनेगा, कॉन्वेक्स का अलग बनेगा, लेकिन रिलेशन दोनों का सेम होता है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि f इज इक्वल टू r बाई टू। तो इसको ये भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। क्लियर है, दोनों के लिए ये होगा। दोनों का फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं और उसकी प्रूविंग आई थिंक आप लोग वीडियो के फर्स्ट वाले में देखेंगे, जो कि 47 मिनट वाली वीडियो है। चलिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन कराते हैं। किस लिए कराएंगे, बिकॉज हमको किस चीज का रिलेशन निकालना है, r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, f मीन्स फोकल लेंथ। कोई एक इंसिडेंट रे आई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ये इसका पोल हो जाएगा। कोई एक इंसिडेंट रे आई ए पॉइंट पे और वो क्या करेगी, आई थिंक रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट कहां से करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे करेगी। हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया नॉर्मल। नॉर्मल कहां से होते हुए जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए हम लोगों ने इसका फिगर इसलिए रूप रखा है बिकॉज इससे रिलेट कर सकेंगे। अगर देखिए ये वाला ये एक प्लेन है तो दो तीन लाइन जो उससे मीट करती है, एक तो इंसिडेंट रे आई थिंक ये वाली लाइन हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे आई थिंक ये वाली लाइन हो गई, और बीच की लाइन नॉर्मल। ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर स्फीयर होगा तो हमेशा इससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इससे जो लाइन बनेगी वो क्या, एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह ये भी आई हो जाएगा। ये नॉर्मल, ये आर, तो ये हो जाए, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है तो एंगल हो जाएगा आर। क्लियर है। अब इसके बारे में इससे जो रिलेशन आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। कोई प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स वाले पे। कॉन्वेक्स वाले पे फिगर पे इसका डेरिवेशन जो है वो वीडियो 1 में है, आप लोग देख सकते हैं। कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स हमेशा किस साइड ओपन होता है, राइट साइड। इसकी पॉलिश जो होती है वो इस साइड होती है और
ये राइट साइड ओपन होता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, आई थिंक कि जो इंसिडेंट रे आती है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, तो लेफ्ट साइड से आती है तो इसका मतलब यहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी तो ये डायरेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अगर ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी बिकॉज इसके अंदर पॉलिश है, तो ये समथिंग कहीं क्या रिफ्रैक्ट कर गई होगी इस टाइप की। अगर इसको पीछे मिलाए तो ये कहां से मीट करेगी, यहां से। अगर इसको इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें तो ये कहां से जाएगा, यानी ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली लाइन तो ऑलरेडी क्या इंसिडेंट रे है ही। इंसिडेंट रे से नॉर्मल एंगल बनाएगी आई, इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी आर। तो अगर ये आई है तो ये आई हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगा आर, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगा एफ। इससे जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला के लिए देखें दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। आई थिंक कि कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। लास्ट टाइम पे भी हम लोग आपको बता चुके थे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v फॉर इमेज की डिस्टेंस, आई थिंक इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है और पोल से उसकी डिस्टेंस कहाँ पे लेनी है। आप लोग को हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन। आई थिंक जो सारी डिस्टेंस होती है या सारी जो मेजरमेंट होता है वो कहाँ से लेते हैं हम लोग या कहाँ से मेजर करते हैं, तो चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इससे पढ़ लेते हैं 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है मिरर का, जो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम होता है। जो v होता है वो इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। v ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव होता है बिकॉज इमेज जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो लेफ्ट साइड से आती है। लेफ्ट साइड का जो साइड होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। u डिपेंड करता है कि हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर राइट साइड फॉर्म होगी तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड फॉर्म होगी तो नेगेटिव लेंगे। f डिपेंड करता है कि हमारा कैसा कौन सा मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो नेगेटिव बिकॉज कॉनकेव मिरर किस साइड ओपन होता है, लेफ्ट साइड। अगर कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर किस साइड ओपन होता है, राइट साइड। तो चलिए इसके बाद हो गई, हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा रेशियो होता है जो कि इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं m से। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा इमेज की डिस्टेंस हम लोगों ने क्या ली v और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोगों ने क्या ली u माइनस, बिकॉज जो आई थिंक ऑब्जेक्ट या इमेज कोई एक चीज नेगेटिव आएगा इस वजह से। बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की मैग्निफिकेशन हो गया। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस रेशियो इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है नहीं, मतलब कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में देखिए क्या होता है कि हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, मिरर के पोल से सारी डिस्टेंस। अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, अपर साइड है तो आई थिंक ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। u आई थिंक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होती है बिकॉज वो हमेशा लेफ्ट साइड से आती है। लेकिन v आई थिंक कि इमेज की डिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर इमेज राइट साइड फॉर्म होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म होगी तो नेगेटिव होगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या होता है, हमने बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सेकेंड टॉपिक हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स के जो चैप्टर 2 का है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल मल्टीपल मीडिया, क्रिटिकल एंगल एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है।
when a light ray, one transparent medium transfer to another transparent medium, in second medium its velocity and direction changes. This phenomenon is known as refraction of light. मीन्स क्या हुआ, चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई हम लोगों ने दो मीडियम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि पहला मीडियम हमारे पास क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास। फर्स्ट मीडियम को इसमें बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम बोलने का मेन वजह क्या है आप लोगों को पता है? रेयर मीन्स जो रियल, आई थिंक कि जो रियलिटी में लाइट आ रही है, जो कहीं से पास नहीं हो रही है, आई थिंक कि किसी मीडियम से ट्रांसफर या किसी मीडियम से और अदर मीडियम से उधर के नहीं निकल रही है, उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। सेकेंड मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, बिकॉज इसके अंदर आने के बाद लाइट की डेंसिटी और वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इस वजह से सेकंड मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब क्या हुआ, जो भी हमने सरफेस लिया उसका हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, आई थिंक परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। कोई एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट पॉइंट पे पड़ी, आफ्टर ट्रांसफर ये क्या होती है, जहां से आती है वो अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी को चेंज कर देती है और ट्रांसफर कर जाती है। ये इंसिडेंट रे, ये सॉरी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, इससे एंगल जो बनाएंगे वो क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल इंसिडेंट रे से एंगल जो बनाएंगे वो एंगल ऑफ आई थिंक इंसिडेंट एंगल होगा। और ये क्या है, ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वाला मीडियम है हमारा रेयर मीडियम, सेकेंड मीडियम है डेंसर मीडियम। फर्स्ट मीडियम में हम लोगों ने लिया एयर, सेकेंड मीडियम में हम लोगों ने लिया है ग्लास। देखिए क्या हुआ, वेन लाइट रे, देखिए कोई भी इंसिडेंट रे आई, कोई भी रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कोई भी इंसिडेंट रे आई और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसने अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि लॉ क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉ सेम थिंग्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वाला वही होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, all lie on the same point same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों लाइन कहाँ पे लाई करती है, सेम पॉइंट सेम प्लेन। आई थिंक कि इंसिडेंट पॉइंट या कि ओरिजिन पे पॉइंट करती है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। किस चीज का रेशियो ले लें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई थिंक आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई थिंक आर इज इक्वल टू द क्या होता है, कांस्टेंट। इनका जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्लियर है? और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई प्रॉब्लम? देखिए एक चीज और, अगर ये इंसिडेंट रे गई होती सीधे तो क्या होता कि आई थिंक ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती, लेकिन इसने वेलोसिटी चेंज कर दी। अगर वेलोसिटी चेंज कर दी तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ इस लाइन का। जो डेविएशन हुआ किसने एंगल पे हुआ, उस बोलेंगे उसको एंगल ऑफ डेविएशन। अगर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड करें तो ये टोटल कितना है, इंसिडेंट एंगल, तो ये भी टोटल कितना हो गया, इंसिडेंट एंगल। ये कितना है, आर, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। आई थिंक कि इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल माइनस रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वही क्या बोला हमने, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ ऑल्सो। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो कांस्टेंट है हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Refractive index is known as the capacity of bending of light is called refractive index। जो कैपेसिटी होती है लाइट के बेंड करने की उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर इसको डेरिवेशन के फॉर्म में देखें तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दोज मीडियम। इसकी वेलोसिटी टू द इसकी वेलोसिटी, इस रे की वेलोसिटी और इस रे की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको लिखते हैं म्यू या एन से। तो एन बराबर, आई थिंक फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, एयर है, तो एयर की क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट सी। और सेकेंड मीडियम ग्लास, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, क्या हो जाएगा, वी। वेलोसिटी हम लोगों ने ले लिया वी, तो वो क्या जाएगा, सी अपॉन वी। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाम से पता चल रहा है रिवर्स होने की एबिलिटी जो होती है लाइट की उसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स होने की एबिलिटी का मतलब अगर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाए, आई थिंक इस
रिवर्स हो जाए उसके सेम ओरिजिनल पाथ पे, तो जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए फिगर के थ्रू देखते हैं क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया। आई थिंक वही चीज की फर्स्ट मीडियम तो एयर, सेकेंड मीडियम आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास या वाटर, हमने ग्लास ही ले लिया है, मोस्टली ग्लास ले लिया। अगर कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट की और रिफ्रैक्ट की, आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोगों ने कुछ ऐसा लगा दिया है यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों ने पूल में देखा होगा कि उसमें लाइट आती है तो पूल का जो फ्लोर होता है, आई थिंक वो शाइनी सरफेस होता है। शाइनी मीन्स क्या होता है कि आई थिंक कि टाइल्स का होता है, तो जो भी ट्रांसफर होती है लाइट वो फिर रिटर्न बैक हो जाती है। तो रिटर्न बैक की जो प्रोसेस होती है लाइट की आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कोई लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसा मिरर लगा दिया है कि ये लाइट फिर वापस चली गई, फिर वापस जाने के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस चली गई। तो जो रिवर्स होने की लाइट की प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, रिलेशन होता है, देखिए फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/2। इसी तरह यहां से लाइट गई यहां को, आई थिंक फर्स्ट मीडियम से पहले सेकंड मीडियम में आ रही थी, आप सेकंड मीडियम से लाइट ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम टू फर्स्ट सेकंड का होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड मीडियम का। तो क्या हो जाएगा, 1/2 and 1। क्लियर, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम इज सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है। चलिए सेकेंड टॉपिक, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल मल्टीपल मीडिया। पैरेलल मल्टीपल मीडिया का मतलब हम दो और दो से ज्यादा मल्टीपल मीडिया लेंगे। आई थिंक कि मीडिया मतलब कोई ऐसा माध्यम, ऐसा कोई चीज जो हम लोग पहले एयर में था, फिर ग्लास में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक कि वाटर में ले लेंगे, तो उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन कराएंगे वो क्या होगा। फर्स्ट हम लोगों ने मान लिया कि ये क्या है, एयर, फिर ये क्या हो जाएगा, मान लिया सेकेंड मीडियम हमारा क्या है, वाटर। थर्ड मीडियम हम लोगों ने ले लिया आई थिंक कि ग्लास। ये है एयर, सेकेंड मीडियम वाटर, और थर्ड मीडियम है ग्लास। और फोर्थ मीडियम जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वो लाइट ट्रांसफर हो जाएगी। आई थिंक कि जो फर्स्ट मीडियम होगा वही फोर्थ मीडियम हो जाएगा, एयर। आप लोग एक्वेरियम की बात करें, जो फिश का एक्वेरियम होता है, अगर उस पर देखेंगे तो लाइट कहाँ से आती है, आई थिंक एयर से, किस में जाती है, वाटर में, और फिर नीचे की जो उसकी वो होती है, आई थिंक सरफेस होती है फ्लोर की, वो क्या होती है, ग्लास की होती है, तो वो किस में जाती है, ग्लास में। और लास्ट में लौट किस पे आती है, अगर स्टैंड पे एक्वेरियम रख दिया जाए तो किस में लौट आएगी एक्वेरियम से लाइट, किस में आ जाएगी, फिर एयर में। तो एयर, वाटर, ग्लास और फिर एयर, इसके अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे। रिफ्रैक्शन कराने के बाद इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालेंगे। तो मान लिया कि हम लोगों ने इसका कोई भी एक नॉर्मल ले लिया फर्स्ट मीडियम के लिए, रिफ्रैक्शन कराया। रिफ्रैक्शन कराने के बाद ये क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट की, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। अब समथिंग ये लाइट कहीं यहाँ पे आई होगी, ये लाइट जैसा ही आई हमने इसका नॉर्मल ले लिया। ये वाली लाइट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम के लिए तो रिफ्रैक्शन की लाइट थी, लेकिन सेकंड मीडियम टू देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फिर फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम की ये वाली लाइन जो थी वो क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन सेकंड मीडियम टू थर्ड मीडियम के लिए ये कौन सी बन जाएगी, ये वाले मीडियम के लिए यही इंसिडेंट रे का काम करेगी। आई थिंक ये जो एंगल होगा वो रहेगा तो एंगल इंसिडेंस, लेकिन लिखेंगे क्या, आर। अब ये लाइन क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट करेगी, अभी तक आर था, हमने मान लिया क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ रिफ्रैक्ट करेगी लाइट, ये यहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी, फिर हम लोगों ने क्या ले लिया, नॉर्मल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और फिर ये रिफ्रैक्ट करेगी कितने एंगल पे, जितने एंगल पे ये आ रही थी उतने एंगल पे ये आएगी। आई थिंक क्या, आई के एंगल पे R2 और R2 का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। वैसे डायरेक्टली बता दें आपको, जो 2 and 1 होता है वो अदर 2 के रेशियो के इक्वल होता है। आई थिंक कोई एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अदर 2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 अपॉन 3 and 2, ये हो जाएगा। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल नाम से पता चल रहा है कि बहुत क्रिटिकली एंगल ड्रॉ होगा। क्रिटिकल एंगल है क्या, कोई ऐसा एंगल
कोई ऐसी लाइट जो डेंसर मीडियम से डाली जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका जो आफ्टर रिफ्रैक्शन आई थिंक रिफ्रैक्ट करेगी लाइट, जो भी लाइट एंगल होगा रिफ्रैक्शन का वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि क्या उसके ही पास में चली जाए। तो ये जो एंगल रिफ्रैक्शन वाला अगर 90 डिग्री होगा, जो एंगल बनेगा नॉर्मल से वो आई बराबर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। इफ द रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इंसिडेंस एंगल इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अगर कोई लाइट ऐसे एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है जो कि 90 डिग्री हो तो वो इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। आई थिंक कि अगर R बराबर 90 डिग्री होगा तो I बराबर अपने आप क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ऐसे बात करेंगे कि कोई भी लाइट अगर आई और टोटली रिफ्लेक्ट हो गई या रिफ्रैक्ट हो गई, आई थिंक जितना भी है इंटरनली टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो टोटल के रिफ्लेक्ट होने की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट की अगर बात करें रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल मतलब C और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को एक वो पता है, आई थिंक कि लॉ पता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर उसको हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्नेल्स लॉ से चलिए चलते हैं क्या होता है, ये वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अगर क्रिटिकल एंगल इसमें हो रहा होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे होता है तभी वो क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या बन जाता है, क्रिटिकल बन जाता है। और I बराबर क्या हो जाएगा, C। तो देखिए यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन 90 डिग्री, बिकॉज I की जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, C, और R की जगह पे हम लोगों ने ले लिया 90। वी नो दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। जहां पे साइन 90 होगा वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो क्या हो गया, N इज इक्वल टू साइन C अपॉन 1, और ये क्या है, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर साइन C बराबर देखा जाए तो 1 अपॉन 1 and 2। क्लियर? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम का जो रिफ्लेक्शन वो होगा, इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो साइन के क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 1 and 2 होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस एंड लेंसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस मतलब क्या है, अभी तक हम लोग जो सरफेस ले रहे थे वो नॉर्मल मिरर या लेंस था, लेकिन अब हम लोग ऐसा सरफेस लेंगे जो कि स्फेरिकल हो। और स्फेरिकल के साथ साथ में आई थिंक हम लोगों ने बताया कि दो ही सरफेस ऐसे हो सकते हैं जो स्फेरिकल हो, या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स। तो दोनों के बारे में हम लोग रिफ्रैक्ट कराएंगे। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आते हैं जो कि रिफ्रैक्शन की है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस की पता हो तो कंबाइंड फोकल लेंथ, अगर कोई दो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो उसकी कंबाइंड आई थिंक रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी। पावर ऑफ लेंस, जो पावर होती है लेंस की वो क्या होती है, लेंस और लेंस के टाइप, लेंस है क्या वैसे और ये कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले टॉपिक के बारे में देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, फर्स्ट वाला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर 3 है रे ऑप्टिक्स का। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव, कॉनकेव ले लेंगे पहले, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे जो कि अभी देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स वाला है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि आई थिंक इसके अंदर हम लोग जो प्रूव करते हैं लेंस, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और उसके अंदर होता क्या है कि जो फॉर्मूला प्रूव करना होता है वो होता है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन
आर। ये आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। आई थिंक कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस का होगा तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यही हो जाएगा। तो चलिए पहले कॉनकेव के फिगर से समझते हैं कि क्या होता है। फॉर्मूला हम लोग को यही प्रूव करना है। कोई एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया जो कि कॉनकेव है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है। हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली और ये इसका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि लेफ्ट साइड ओ पॉइंट पे हो, हम लोगों ने क्या किया, फॉल कराया मिरर पे, आई थिंक स्फेरिकल सरफेस पे। तो ये क्या होगा, आई थिंक रिफ्रैक्ट करेगी कुछ पॉइंट। जो पॉइंट रिफ्रैक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ प्रोसेस वो चेंज करेगी, जो कि हम लोगों ने इसका क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज की लाइन है, आई थिंक रिफ्रैक्शन वाली लाइन है, इमेज फॉर्म जो कर रही है फोकस पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी पोल से वो हो जाएगी यू, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी वी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आर, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम लोग अगर अपर्चर बहुत मान लेते हैं, बहुत स्मॉल है, एम पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एच हाइट का, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसको मान लेते हैं एच। ये वाले एंगल को मानते हैं अल्फा, बीटा, गामा। अब इस एंगल की हेल्प से हम लोग किसके टर्म में लेके आते हैं, यू, वी और आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन है, जो कि सेम मीडियम है, सजेस्ट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होगा। क्लियर। अब हम लोग को ये फॉर्मूला प्रूव करना है, जो कि सेकंड आई थिंक थर्ड वीडियो में है। क्लियर है आपको। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक। अब हमारा आ जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हम लोग ले रहे थे कॉनकेव के लिए, अब हम लोग लेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो चलिए कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉनकेव सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो किस साइड ओपन होता है, राइट साइड ओपन होता है। ठीक, मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कराया, तो ये रिफ्रैक्ट होगी तो आई थिंक ये लाइन को हम लोग पीछे मिला लेंगे, ये हो जाएगी आई थिंक इमेज वाली लाइन, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन। और अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डालना चाहें तो इसके कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पड़ेगा। ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आर, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो एंगल आई हो जाएगा। यहां से ये हो जाएगा पोल। इमेज की डिस्टेंस v होती है जो कि i से p तक की होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है जो कि p से u हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से कितनी होती है, r। ये एंगल हो जाएगा अल्फा, बीटा और ये हो जाएगा गामा। हम लोगों ने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे m पॉइंट पे h हाइट के लिए। अब हम लोग अगर अपर्चर स्मॉल मानेंगे तो जो p पॉइंट है वो m पॉइंट के बीच में आ जाएगा, और इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने थर्ड वीडियो में देखा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले की। लेंस मेकर फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा, लेंस मेकर अगर फॉर्मूले की बात करें इसके अंदर एक आई थिंक थिक लेंस लेते हैं, पहले थिक लेंस लेते हैं जो कि थोड़ा मोटा ज़्यादा है। आई थिंक कि बहुत हमेशा थिन लेते हैं, बाद में इसका अपर्चर स्मॉल करके दिखाएंगे, लेकिन पहले एक थिक लेंस लेते हैं और उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन कराते हैं। रिफ्रैक्शन कराने के बाद जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, किस चीज़ के लिए लेंस मेकर फार्मूला यूज होता है, फाइंड फोकल लेंथ। फार्मूला इसका आएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने कोई लेंस ले लिया, ये वाला लेंस इस साइड ओपन होगा, ये वाला लेंस इस साइड ओपन होगा। कितने, दोनों की थिकनेस कितनी हो गई, t हो गई, जो कि हमें ये काम नहीं है, इस वजह से हम लोग ये इरेज कर देंगे, बिकॉज इसकी कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ लेंस की नीड है। अब कोई ऑब्जेक्ट ओ, एक इंसिडेंट रे आती है जो कि फॉल करती है, ये वाले लेंस आई थिंक कि इसका पोल P1 है और इसका पोल P2 है।
तो अगर कोई रे आई तो ये पहले इसको देगी, और जब ये इसको देगी तो इस वाले लेंस ना मिलके ये मिलेगी, इस वजह से ये रियल इमेज ड्रॉ नहीं करेगा, ये वर्चुअल इमेज ड्रॉ करेगा समथिंग कहीं यहाँ पे, और जो कि आई डैश पे पॉइंट करेगा। ये यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी v, और ये वर्चुअल ड्रॉ कर रहा है इस वजह से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो v डैश हो जाएगी, v नहीं होगी। अब चलिए सेकंड वाले लेंस की बात करते हैं। देखिए क्या हुआ लेंस मेकर फॉर्मूले में, हम लोगों ने कोई टी थिकनेस का दो लेंस लेके कंबाइन किया और दो लेंस ले लिए। वो ऑब्जेक्ट हम लोग एक रे फॉलो कराया जो कि ये जैसे ही आफ्टर रिफ्रैक्शन हुआ तो इसने ये वाले लेंस को दिया, और ये वाले लेंस ने क्या किया, एक वर्चुअल इमेज ड्रॉ किया किस पॉइंट पे, आई डैश पे। अब P1 से O की डिस्टेंस u, P1 से आई डैश की डिस्टेंस v डैश। अब सेकंड वाले लाइन की अगर बात करें तो जो आई डैश था फर्स्ट वाले लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा था, सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये लाइन आई ये यहाँ पे की जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये रिफ्रैक्शन करेगी यहाँ पे जो कि रियल इमेज बनाएगी आई पे, तो इसकी P2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v। इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, जो कि फोर्थ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, इससे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, जो कि थिन लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो कैसे उसकी फोकल लेंथ आती है। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड टू थिन लेंसेज। टू थिन लेंसेज। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो लेंस को लेते हैं और उसको कंबाइन कराते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद उसका क्या कहते हैं फोकल लेंथ का जो रिजल्टेंट आई थिंक कि दोनों की फोकल लेंथ क्या आएगी। वैसे आपको बताता हूँ जो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं वो क्या होता है, 1/f। रिजल्टेंट जो होता है वो 1/f1 + 1/f2 होता है। अगर हम लोग दोनों जो लेंस लिया है हम लोगों ने अगर वो क्या हो, कॉन्वेक्स हो। तो चलिए दो कॉन्वेक्स ले लिया। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा आई थिंक लेंसेज के बारे में, बिकॉज अभी आप जान नहीं पाए हैं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है। ठीक, हम लोगों ने यहाँ से लाइन डाली जो कि ऑब्जेक्ट है। अब इसने क्या किया, सेकंड वाले को दिया, सेकंड वाले ने रिफ्लेक्ट किया, तो आई थिंक ये वर्चुअल इमेज मिलेगी, रियल नहीं मिलेगी, आई डैश में मिलेगी। ये वाला क्या हो जाएगा P1, ये क्या हो जाएगा P2। यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो v हो जाएगी, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो v डैश हो जाएगी। इसी तरह जब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इसके लिए, ये वाला जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये अपनी इमेज जो ड्रॉ करेगा वो आई पे करेगा, जो कि इसकी डिस्टेंस हो जाएगी v। v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, v से v डैश कट जाएगा, आएगा फॉर्मूला लास्ट में 1/v - 1/u = 1/f1/v - 1/u की जगह पे हम लोग 1/f पुट कर देंगे। देखिए ये वाला लेंस f1 हो जाएगा, इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो f2 हो जाएगा, तो फर्स्ट 1/f1 + 1/f2 = 1/f हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला तो कॉनकेव रखें लेकिन ये वाला कॉन्वेक्स, ये तो कॉन्वेक्स रखें लेकिन ये वाला कॉनकेव कर दें, तो क्या होगा, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो क्या हो जाएगा 1/f = 1/f1 तो रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, क्या f2 नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज कॉनकेव के लिए क्या होता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसी तरह अगर कंबाइंड लेंस के लिए हम लोग पावर निकालें तो जो पावर होती है वो होती है P = P1 + P2। पावर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा इसका। ठीक, सम ऑफ ऑल पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द पावर ऑफ कंबाइंड फोकस ऑफ लेंसेज। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करेंगे, पहले तो आता है कि लेंस है क्या। लेंस के बारे में अगर बात करें तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट टू बाउंडेड सरफेसेस। एक ऐसे टू बाउंडेड सरफेस का वो होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि रिफ्रैक्शन के थ्रू वर्क करता है। आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट ट्रांसफर करती है, उसी तरह ये लाइट ट्रांसफर करती है। ये कितने टाइप के होते हैं, ये मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 2।
कॉन्वेक्स और कॉनकेव। प्लेन का भी होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। तो चलिए पहले हम बता दें आपको कि जो लेंस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट टू साइड बाउंडेड स्फेरिकल सरफेसेस। क्लियर। अब ये कितने टाइप के होते हैं, 3, लेकिन हमको 2 पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स लेंसेस और कॉनकेव लेंसेस। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अगर देखिए इसका शेप इस टाइप का होता है। इसके जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज थिक एंड एजेस ऑफ द लेंस इज थिक। साइड में कॉर्नर पे तो थिन होता है, लेकिन जो मिडिल पॉइंट होता है इसका वो क्या होता है, थिक होता है। दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव। 3 टाइप के होते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं 3rd वीडियो में। इसी तरह कॉनकेव की अगर बात करें तो इसका शेप कुछ इस तरह होता है। इन कॉर्नर साइड थिक, एट द मिडल साइड इज थिन। दिस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। चलिए पावर की बात करते हैं। पावर क्या होती है, सिर्फ एक बार रिमाइंड करा रहे हैं, आप लोगों को पता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव। क्लियर, जो कि आप लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर कोई भी लेंस की फोकल लेंथ हमको पता है तो हम उसकी पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f लेंगे निकालने के लिए, f सेंटीमीटर। और अगर f 1/f तब लेंगे f इन मीटर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्लियर। और इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म D से। अगर कॉन्वेक्स के लिए है तो पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए है तो नेगेटिव विदाउट साइन, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। बिकॉज आप लोगों ने अपने स्पेक्ट्रल में देखा होगा तो आपकी पावर कैसी है, कम है कि ज़्यादा है वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन क्या अपन बोलते हैं, +0.5 का मेरे पावर का चश्मा लगा हुआ है या फिर माइनस का जो है चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या शो करता है कि आपका लेंस कौन सा है। अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव है तो कॉनकेव। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि आता है हमारा प्रिज्म के ऊपर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्विक रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स का है, जो कि चैप्टर 4 का है रे ऑप्टिक्स के, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है, पहले प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन कराएंगे। आई थिंक डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, या फिर जितनी भी प्रोसेस के अंदर प्रिज्म से रिलेटेड आती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर। प्रिज्म के बारे में अगर बात करें तो प्रिज्म एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंडेड 2 साइड्स ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 साइड के बाउंडेड होते हैं, जो कि दोनों साइड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस शेप में बना होता है, लाइक दिस। इसके अंदर क्या होता है, 2 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल अटैच टू ईच अदर। ये सारे आपस में अटैच होते हैं और ये कितने डिग्री के एंगल पे होता है, आई थिंक 60 डिग्री। मोस्टली जो प्रिज्म होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा होता है मोस्टली, ज़्यादा नहीं। प्रिज्म लाइक अ पिरामिड, पिरामिड आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में प्रोसेस क्या होती है, कोई लाइट आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये चेंज हो जाती है उसी फॉर्म में, 7 कलर के फॉर्म में, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रिफ्रैक्शन जो है तो उससे रिलेटेड हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका मिनिमम डेविएशन, आई थिंक कि जितने एंगल पे लाइट आई और कितने एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हो गई, उन दोनों के बीच का जो डेविएशन, डेविएशन का मतलब जानते हैं क्या होता है,
अगर कोई एक आदमी आता है और वो जाने के बाद थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर दे, अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दे, जितने एंगल पे पोजीशन चेंज करता है वो क्या एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब चेंज करना, अपना पाथ चेंज करना, पोजीशन चेंज करना या वे चेंज करना, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलिए बात करते हैं कि प्रिज्म की। तो ये हो गया प्रिज्म। अगर इस प्रिज्म पे अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कराएं तो लाइक हम लोग एक ट्रायंगल ही ले सकते हैं, बिकॉज 3D का फिगर हम लोग शो नहीं करा सकते हैं। तो चलिए एक हम लोगों ने फिगर ले लिया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि होता है ए। अब इसके ऊपर हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, और उसके एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। आई थिंक हम लोगों ने ये सॉल्व कर रखा है वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, जो कि आप लोग जाके देखें, 4th वीडियो है ये। लेकिन हम लोग को सॉल्व ये करना है, फिगर आपको हम समझा दे रहे हैं, फॉर्मूला समझा दे रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके और इसका पूरा सोल्यूशन देख लें। एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, वेयर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा एम। डेल्टा मतलब होता है डेविएशन, एम लगा हुआ है तो ये क्या है? मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा एम होता है मिनिमम डेविएशन, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो मेन एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए कोई भी चीज हो, कैसा भी रिफ्रैक्शन हो, कैसा भी मीडियम हो, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है प्रिज्म का। चलिए भाई, रिफ्रैक्शन कराने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका आई थिंक डेरिवेशन में जो डायग्राम बनता है वो क्या आता है। हम लोगों ने कोई एक वाइट लाइट पी क्यू रिफ्रैक्ट आई थिंक इंसिडेंट कराई, आई थिंक फॉल की यहाँ पे क्यू पॉइंट पे, और ये क्या करेगा? इसी पॉइंट से हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये क्या करेगा? इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा ऐसे। जो रिफ्रैक्ट वाली लाइन होगी किस पॉइंट पे करेगा ये? फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि आर पॉइंट पे करेगा। अब ये इसी पॉइंट से हम लोग एक और नॉर्मल ले लेते हैं, जो कि ये कहाँ से मिलता हो जाएगा? इस वाले आर वाले पॉइंट से मिलता हुआ जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। आई थिंक ये इमर्जेंट एंगल बनाएगा इस पॉइंट पे। अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आई। इसी तरह इसका एंगल, इसको बोलते हैं एंगल इमर्जेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई है तो इसको बोल दीजिए आई डैश। ये रिफ्रैक्शन वाली लाइन, ये नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी वही लाइन है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड पॉइंट, आई थिंक आर डैश। इसको बढ़ाया, अगर ये रिफ्रैक्शन वाली लाइन करें तो इसको भी बढ़ाएंगे। इन दोनों के बीच का जो डेविएशन, आई थिंक ये दोनों लोग जा रही थी, कितना डेविएट हुई, कितने एंगल पे डेविएट हुई, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और डेल्टा का जो फॉर्मूला आता है वो कैसा निकालते हैं हम लोग? ये वाले जो एंगल आएगा, ये आई टोटल, तो ये आई टोटल, तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। पूरे वाले में से हम लोग आर को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा? आई माइनस आर। सिमिलरली आई डैश माइनस आर डैश। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ट्रायंगल है, उसका जो आउटर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इस वजह से एंगल जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल क्या है? आई माइनस आर प्लस ये वाला एंगल क्या है? आई डैश माइनस आर डैश डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब चलिए, ये तो रिफ्रैक्शन वाला हो गया। अगर मिनिमम डेविएशन होगा, जो डेविएशन हो रहा है बहुत मिनिमम हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू ए, वेयर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा एम डेविएशन ऑफ मिनिमम ऑफ प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? ये फिगर देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला हम लोग को यही प्रूव करना है, इसके थ्रू प्रूव करना है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पे है? आई थिंक प्रीवियस वीडियोज में है, आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्जन होता क्या है? वैसे डिस्पर्स करना लाइट को बहुत सारे सेवरल कलर्स में चेंज हो जाना। जैसे मान लिया कि कोई अगर व्हाइट लाइट, आई थिंक व्हाइट लाइट क्या होती है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लाइट। जो भी मिक्सचर होता है लाइट का वो उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट, जिसको बोलते हैं हिंदी में श्वेत प्रकाश। जो किसी मीडियम से होकर ना गुजरी हो उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। कोई लाइट आई अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये चेंज हो जाती है सेवरल 7 कलर्स में, सेवरल नेचुरल 7 कलर्स में चेंज होती है। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन अ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन spread into several 7 colors, this phenomena is known as dispersion of light।
चलिए बात करते हैं कि अगर ये इसका ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो कोई एक लाइट इस फॉर्म में आ गई, सेवन कलर के फॉर्म में लाइट चेंज हो जाएगी। अब ये सेवन कलर कौन कौन से होते हैं पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो अब ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान लिया कि ये कोई एक पी क्यू एक लाइट रे आ रही थी, ये फर्स्ट पॉइंट पे मान लिया कि कोई एक रे निकले, तो क्या निकलेगी, वी आई बी जी वाई ओ आर। वी फॉर होता है वॉयलेट, वॉयलेट कलर। आई फॉर होता है इंडिगो, बैगनी कलर। ब्लू, नीला, जो कि आसमान हम लोग को दिखता है। ग्रीन, एनवायरमेंट, आई थिंक कि जो हमारे लीव्स होती हैं वो। येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होता है, वॉयलेट का होता है। सबसे कम डिस्पर्जन किसका होता है, रेड का होता है। सबसे ज्यादा वॉयलेट का, सबसे कम रेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है रेड का। विबग्योर में चेंज हो जाती है जो व्हाइट लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, विबग्योर में सेवन कलर में चेंज होती है, और पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि उसके बाद एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे कैसा है, कि थीटा। अगर कोई प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली तो ये सेवन कलर में चेंज होती है। सेवन कलर के कोई दो एंगल का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। एक मान लिया कि सबसे कम कलर, सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का होता है। फिर उसके बाद किसका होता है, रेड का होता है। अगर इस लाइन को पीछे मिला दिया जाए और इसको पीछे मिला दिया जाए तो समथिंग कहीं यहाँ पे मिलेगी, कितना आएगा, थीटा आएगा। अब इस वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा वी। आई थिंक कितना डेविएट हुआ, वॉयलेट कलर, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखिए अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि हमने आपको बताया था कि जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो n-1 इंटू ए होता है। अगर रेड के लिए होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर हो जाएगा। अगर वॉयलेट के लिए होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वी हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म आई थिंक ए नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन लिए तो क्या बचा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन। ये वाले माइनस की वजह से ये वाला साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ए कॉमन ले लिया, वन से वन कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, जो कि ये थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा टॉपिक है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ फिनोमेना आते हैं, लाइक जो हमारा सनसेट और सनराइज होता है वो रेडिश नजर आता है। हमारा जो स्काई होता है वो वाइट होता है, सॉरी स्काई जो होता है वो ब्लूइश होता है, जो हमारा क्लाउड होता है वो वाइट होता है। ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, आई थिंक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारे क्यों और कैसे होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डस्ट in the presence of sunlight in the atmospheric refraction, dust and एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, तब जो हमारे सनलाइट की जो वो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में चेंज होती है, ये विबग्योर के फॉर्म में चेंज होती है। कभी कभी वॉयलेट ज़्यादा होता है, कभी कभी ग्रीन ज़्यादा होता है। मिड कलर कौन से होते हैं, वाइट और ग्रीन। तो इस वजह से हम लोगों को कभी कभी ब्लू दिखता है। आई थिंक कि जो नीला आसमान होता है मॉर्निंग टाइम में या फिर जो होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन किसका होता है, ब्लू कलर का होता है। तो फिर मॉर्निंग टाइम में और आई थिंक इवनिंग टाइम में जिस टाइम पे सनसेट होता है उस टाइम की बात करें तो हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रेड कलर का होता है रिफ्रैक्टिविटी, इस वजह से रेडिश दिखता है। सिमिलरली यही प्रोसेस है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की भी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ह्यूमन आई।
ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, और लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, कौन से डिफेक्ट आते हैं, डिफेक्ट एंड विजन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज क्या होती है, कितने एंगल पे कितने डिस्टेंस पे हम लोग देख सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो पहले अगर ह्यूमन आई की बात करें तो विदाउट फिगर में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। कार्निया की से लाइट एंटर करती है, कार्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है और पिपल के साथ मिलके कहाँ तक जाती है? आई लेंस तक। कार्निया से लाइट एंटर की और पिपल के साथ मिलके आई लेंस के पास गई। आई लेंस क्या करती है? इमेज फॉर्म करती है। इमेज फॉर्म करके किसको देती है? उसकी फोकल लेंथ, रेटिना को। रेटिना क्या करती है? उसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट करती है, और एडजस्ट करने के बाद पूरी रियल वर्चुअल आई थिंक की ब्लर इमेज जो भी वो फॉर्म कर पाती है वो किसको दे देती है? ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व कहाँ से कनेक्ट होता है? हमारा ब्रेन से। ब्रेन को जाके ऑप्टिक नर्व कनेक्ट कर देता है। ऑप्टिक नर्व है क्या? ऑप्टिक नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ ऑल ह्यूमन आई नर्व्स या सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं ह्यूमन आई के, उसका जो बंडल होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। आई थिंक जितनी भी प्रोसेस हो रही होती है वो सारी प्रोसेस किससे कनेक्ट होती है? ऑप्टिक नर्व से। और ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट होता है? हमारा ब्रेन से। तो जो भी इमेज फॉर्म हो रही होती है पहले मेरे माइंड में जाती है, आई थिंक हम लोग के दिमाग में जाती है। माइंड जब एक्टिवेट करता है तब हम लोग जान पाते हैं कि हाँ हम लोग को इमेज कौन सी देखनी है, कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है। ये तो हो गई ह्यूमन आई की बात। अब बात आती है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन में हमने आपसे पहले ही बताया कि जो चीजें हमें देखनी है, जिद है कि हाँ देखनी है, या जो चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी इमेज बन चुकी है उस चीज को हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि अर्तुगरुल गाजी का, कि हम अगर आप लोगों ने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन क्लियर है कि जैसे ही नाम आया अर्तुगरुल गाजी आपके सामने सारे एपिसोड खुल के चले आए। पबजी, जो भी पबजी खेलता है, कि पबजी लवर जो भी हैं उनके साथ क्या हुआ? जैसे ही पबजी का नाम लिया बहुत सारे प्लेयर आ गए, चिकन डिनर ये वो सारी चीजें आ गई, बिकॉज आपका विजन क्लियर है। इस वजह से आपको बहुत आसानी से इमेज फॉर्म हो जा रही है। लाइक आप कोई भी चीजें देख सकते हैं, जैसे ही नाम लेंगे वो आपकी नजरों के सामने आ जाएगी, बिकॉज आपका विजन क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट्स एंड विजन। डिफेक्ट की अगर बात करें तो मोस्टली 4 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। वैसे कॉमन 3 होते हैं जो मोस्ट कॉमन मैन में होते हैं, और एक विजन जो होता है, एक डिफेक्ट जो होता है बहुत कम रेयर केस में पाया जाता है। पहला होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। अगर मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में क्या होता है? ऐसे डिफेक्ट्स में जो कि दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, पास की चीजें दिखती हैं, ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं मायोपिया। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पास की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और प्रेसबायोपिया में आई थिंक कि दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो पास की चीजें क्लियर दिखती हैं, ना तो दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसके अंदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगा होता है। और एस्टिग्मेटिज्म वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग आई थिंक कि जो इंक्लाइन लाइन होती है वो ब्लर या फिर फ्लैश होने लगती है, उन लोग को नहीं दिखती है। वो इसलिए होता है जो उनका कॉर्निया होता है वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होता है, तो इस वजह से फोकल लेंथ क्लियर बन नहीं पाती है उनकी, तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाती। इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इमेज लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, जो कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमारा आता है कि ह्यूमन आई की नॉर्मल रेंज क्या है। अगर ह्यूमन आई की नियर की रेंज की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से तक हम देख सकते हैं, उससे पहले हम नहीं देख सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लियर आपको नहीं दिखेगा। एक हमारी नियर के डिस्टेंस से जब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी तभी देख पाएंगे, अदरवाइज प्रॉपर वे में दिखेगा नहीं। अगर आप लोग को लग रहा है कि ऐसे करके देख सकते हैं तो थोड़ी देर बाद आपकी इमेज जो होती है वो ब्लर हो जाती है। इन्फिनिटी आई थिंक जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जो दूर की डिस्टेंस होती है, वो कहीं तक भी हम लोग देख सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ से बैठे बैठे चांद को देख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस होती है आई थिंक कि लॉन्ग की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है इन्फिनिटी। नियर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑल टॉपिक कवर हो गए रे ऑप्टिक्स के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हम आप लोग के लिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, पहले आप लोग को सारी वीडियोस के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। आई थिंक कि आप लोग को देख के और रे ऑप्टिक्स से सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ये वाली वीडियो से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोग अगर कोई भी टॉपिक बोल रहे होंगे तो आप रिमाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमें रह गया है और ये टॉपिक का ये रिविजन है, इसमें ये प्रूफ करना है और इसका फिगर ये होता है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जितने भी आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक नियर अबाउट हम लोग 50 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ना तो बोर्ड में आएगा और ना ही आप लोग बाहर से क्वेश्चन कोई आएगा। इसी टाइप के न्यू क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखें और नेक्स्ट वीडियो में देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोग अपने रिजल्ट बताएं। हमने जो है कुछ कैटेगरी डिवाइड कर दी है इस क्वेश्चन की। 50 में अगर आप लोग आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग ग्रीन जोन में आएंगे। अगर 30 to 20 में आते हैं तो आप लोग रेड जोन में आते हैं। और रेड जोन आई थिंक 20 से बिलो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग, या फिर आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन 20 से बिलो, तो आप रेड जोन में आते हैं, जो कि आपको एक बार रिवाइंड करने की जरूरत है, वीडियो को देखने की जरूरत है, बिकॉज आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रीन जोन में आने के लिए आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप लोग अपना रिजल्ट देखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।